हाँ, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड वाला असाइनमेंट में बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 6 पेज 1 पे 6 सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। CO CO2 में गलत है, CO2 बी बॉम्बे सही है, चलेगा। और डी दिल्ली भी नहीं, डी दिल्ली नहीं, बी बॉम्बे सही है। बस झगड़ा क्या है? सही, CO2 इज मोर एसिडिक देन, हाँ ये बात भी सही, ये बात भी सही है, बट आंसर नहीं दिया, ये है ना, तो झगड़ा क्या है? सी और डी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो कार्बन इज अ प्रॉपर नॉन मेटल एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो नॉन मेटल्स वालों के ऑक्साइड्स ज्यादा एसिडिक हो गए ना। अब CO2 ज्यादा कोवेलेंट है, जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। CO2 ज्यादा कोवेलेंट है, SiO2 थोड़ा सा आयनिक है, नहीं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें, HNO3, नाइट्रोजन के एसिड्स के HNO3, इसमें नाइट्रोजन +5 में, और H3PO4 जैसे फास्फोरस +5 में। तो रात और दिन का अंतर, जहाँ HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, H3PO4 आपकी पेप्सी में भरा हुआ है, पी रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। पेज 1, पेज 2, 16, 24 सुनाई दे रहा है। 16 which of the following is soluble in NaOH? जितने भी एम्फोटेरिक होते हैं सब NaOH में घुलते हैं, याद रखना। जितने भी एम्फोटेरिक चीजें सब NaOH में घुलती है, राइट। हाँ, जितनी भी एम्फोटेरिक चीजें सब के सब NaOH में घुलती है, सब के सब। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि अगर सवाल में ऐसा कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है कि आपके पास एक सॉल्ट है, यहाँ आगे बोलो, उसमें NaOH डाला तो एक व्हाइट पीपीटी आया, ठीक है आगे बोलो। उस व्हाइट पीपीटी में एक्सेस NaOH डाला तो व्हाइट पीपीटी घुल गया। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की हरकतें हैं। वो जो सॉल्ट था उसमें एम्फोटेरिक में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर ऐसा बोल रहे हैं कि NaOH डाला व्हाइट पीपीटी आया और एक्सेस NaOH डालने पे वो व्हाइट पीपीटी घुल गया, तो ये इशारा हो रहा है एम्फोटेरिक की तरफ, ओके। और एम्फोटेरिक की लिस्ट अपन ने लंबी चौड़ी बना ली, उसमें एक्टिनोइड्स भी जोड़ देंगे, बट ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इतनी बड़ी लिस्ट की आवश्यकता भी नहीं है। आप 2-4 भी याद रख लो, हाँ एक जिंक होता है, ठीक है, या एक बेरिलियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, एक टिन होता है, PB होता है, तो काम बहुत बढ़िया चल जाता है। MN तक की तो बारी ही नहीं आती है, बट हमने फिर भी कि अगर वो सिर्फ ऑक्साइड वाला ही सवाल पूछ ले तो फिर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूरे पता होने चाहिए, तो हमने पूरे पढ़ लिए। लेकिन इनडायरेक्ट सवाल जब आता है तो ये 4-5 ही काम आते हैं, जिंक और लेड और एल्यूमिनियम और टिन और बेरिलियम, ठीक है। ऑल्दो हमने सारे याद कर लिए।
तो अभी आप देखेंगे आने वाले 20 दिनों में कि अगर इस तरह का सवाल गढ़ा जा रहा है कि देयर इज अ सॉल्ट which on adding NaOH gives you white PPT and that white PPT dissolves in excess of NaOH. This is a clear cut hint कि एम्फोट्रिक में से कोई चीज थी, बाकी और चीजें पढ़ेंगे ना, ठीक है। चलिए पेज 224 सुना था मैंने। द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर कम होगा वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। फजान सुन के हिसाब से देख लीजिए ना क्या प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर कम होता है वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती है, तो क्या प्रॉब्लम? नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। ये एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और सल्फर सब एक ही पीरियड में आते हैं। एक +3 में, कोई +4 में, कोई +3 में, कोई +4 में है। तो SO2 सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए क्योंकि वो +4 में भी है और उसमें सल्फर इज अ प्रॉपर नॉन मेटल, ठीक है। एल्यूमिनियम तो एम्फोट्रिक वाली कैटेगरी में चलेगा, तो मेटल है। तो मेटल ऑक्साइड से चलो बेसिक हो सकते हैं, एम्फोट्रिक हो सकते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड तो एसिडिक ही होते हैं। न्यूट्रल वाले यहाँ पे कोई नजर आ नहीं रहे। इस तरह से सोचा जा सकता है। कोई डाउट है तो खुल के बात कीजिए। पेज 223 सुनाई दे रहा है। The gas is supposed to be acidic and hydride, तो आंसर ए अहमदाबाद चलेगा क्योंकि BCD तो न्यूट्रल है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा। अच्छा, इसको एसिडिक एनहाइड्रेट कैसे बोल दिया? तो अभी हम 2 मिनट बात कर लेते हैं ये एसिड एनहाइड्रेट क्या होते हैं। ये दो वैसे भी हमको बात करनी है तो इसको यहीं पे कर देते हैं। देखो एनहाइड्रेट मतलब किसी का सूखा हुआ, शुष्क रूप, एकदम सूखा हुआ। जैसे अगर आपके पास H3PO4 है तो आप इससे पानी निकाल के और तो में से बेटा और वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे जितना पानी निकल सकता है तो पूरा ही निकाल दूंगा, तो उसके लिए आपको 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। 2 भी ले सकते हैं बट वो सही नहीं है थोड़ा। और अब यहाँ से 6 पानी के मॉलिक्यूल निकाले जा सकते हैं। यदि आप ऐसा कर दें तो बनेगा P4। अगर आप ऐसा कर देते, ऐसा करना 2 3 6, 3 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बन जाएगा P2O5। बट एक्चुअली कंपाउंड तो P4 होते रहते हैं। ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसलिए ये बेटर है। ओके, और तो कई बार P2O5 लिख देते हैं बट P2O5 कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, होता P4 होते नहीं, ठीक। इसलिए बेटर है कि आप ऐसा लिखें। अब अगर मैं इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलता हूँ और ये उसका एकदम सूखा हुआ रूप है तो मैं इसे फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्रेट बोल सकता हूँ। ये उसका एकदम ड्राई फॉर्म है। ये बात समझ में आती है? दिस इज ड्राई फॉस्फोरिक एसिड, तो एनहाइड्रेट बोल दिया इसको। यस, इसी तरह से अगर मैं H3PO3 ले लूं, उसके भी 2 ले सकता हूँ बट उतना अच्छा नहीं, और उसमें से 6 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दूं, क्या बन जाएगा P4 और 6 बन जाएगा। अगर इसको फास्फोरस एसिड बोलता हूँ तो ये फास्फोरस एसिड का एनहाइड्रेट हो जाएगा। समझ में आया? और इसमें से पानी आ रहा है या जा रहा है, ऐसा पानी मिला दो तो ये बन सकता है, ऐसा पानी मिला दो वो बन सकता है। ये किसी भी तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा तो कुछ पढ़ भी रखा है आपने। यस, अभी जब ऑर्थोमेटा वाली बातें हो रही थी तो ये ऐसी रिएक्शन तो आई थी, बट उस समय हमारा फोकस ऑर्थोमेटा पे था, एनहाइड्रेट वाले वर्ड पे हम फोकस नहीं कर रहे थे। अब एनहाइड्रेट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं इसको फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्रेट बोल सकता हूँ? इसको भी बोल सकता हूँ, इसको भी फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्रेट बोल तो सकते हैं, राइट। इसको मैं फॉस्फोरस एसिड एनहाइड्रेट बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो इसी तरह से रुक जाएगी HNO3। अब इसमें से तो पानी नहीं निकल सकता है, H2O के लिए 2 H भी तो चाहिए, है ही नहीं, तो 2 मॉलिक्यूल लेने।
और अब इसमें से एक ही पानी निकाल सकते हो, अब ज्यादा से ज्यादा कितना एक ही निकाल सकते हो ना, वो निकालने के तो क्या बन जाएगा। तो ये एक तरह से HNO3 का ड्राई फॉर्म है। तो मैं अगर इसको नाइट्रिक एसिड बोलता हूँ तो इसको क्या बोल सकता हूँ, नाइट्रिक एसिड एनाइड्रेट, है ना, बोल सकते हैं ना ऐसा, राइट। इसी तरह से HNO2 नाइट्रस एसिड होता। अब इसमें पानी तो नहीं निकाल सकते, हाँ दुगना करके अधिकतम एक पानी का मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगा N2O3। अगर ये नाइट्रस एसिड है तो वो क्या है, नाइट्रस एसिड एनाइड्रेट, उसमें पानी डालोगे वापस ही आ जाएगा। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल और मिल जाएंगे, और तो हमें देखने भी कि वो आते हैं सिंपल क्वेश्चन, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और उसी में दिमाग लगा रहे, उसी में कॉन्फिडेंटली ऑप्शन टिक नहीं कर पा रहे, तो फिर अच्छा पेपर नहीं होता फिर इस तरह से। तो थोड़े सिंपल एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपके पास है Cl2O5, इसे पानी मिला दिया, अब उल्टा चल रहा है, तो क्या बन रहा है HClO3। इसे लोग बोलते हैं क्लोरिक एसिड। अगर इसे क्लोरिक एसिड बोलते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, क्लोरिक एसिड एनाइड्रेट, एनाइड्रेट ऑफ क्लोरिक एसिड, यस और नो। इसी तरह से Cl2O7 में पानी मिला दिया, दो मॉलिक्यूल क्या मिल गया HCl4 पर क्लोरिक एसिड, यस और नो। आपके पास है Cl2O3, उससे पानी मिला दिया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HClO2। इस तरह से ये एसिड है तो एनाइड्रेट, कुछ गलत लिख दिया, Cl2O4 Cl2O3 लेना चाहिए, यस। चले, अब ये सिंपल था, इस पे भी मेंस जैसे एग्जाम में सवाल आ चुके हैं, फिर भी आ सकते। थोड़ा सा ऊपर मिक्स्ड एनाइड्रेट की बातें करें। देखिए ये N2O4, ये N2O3, तो अगर इनके बीच का N2O4 ले लो और उसे पानी मिला दो तो एक बनता है, ये अपने मन से नहीं, ये जो बनता है वही बता रहा हूं, एक बनता है HNO2 और एक बनता है HNO3। तो क्योंकि तुमने दो अलग अलग एसिड दिए, तुम दो एसिड का मिला जुला एनाइड्रेट था, यस, इन दोनों में से अलग अलग में से पानी निकाला तो तुम बने। तो ना तो तुम इसके एनाइड्रेट हो ना तुम उसके एनाइड्रेट हो, तुम दोनों के हो, मिक्स्ड हो, यस और नो। तो ये वाले सिंपल वाले, ये वाला क्या हो गया मिक्स्ड हो गया। इसी तरह से Cl2O4 ले लीजिए आप, इसे पानी में डाल दीजिए, एक बनता है HClO2 और एक बनता है HClO3, ये मिक्स्ड एनाइड्रेट हो गया। तो मिक्स्ड एनाइड्रेट का फंडा समझ में आया। ऑर्गेनिक में भी आएगा, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से पानी निकालो तो एसिटिक एनाइड्रेट बनेगा, प्रोपेनिक एसिड में से पानी निकालो प्रोपेनिक एसिड का एनाइड्रेट बनेगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, एक मॉलिक्यूल प्रोपेनिक एसिड से पानी निकालो तो मिक्स्ड एनाइड्रेट हो जाएगा। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड मिलेगा, एक मॉलिक्यूल प्रोपेनिक एसिड मिलेगा। समझ में आ रहा है फंडा, ठीक है। और ये एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं, हाँ इस वाले को देख के थोड़ा थोड़ा लग सकता है कि भाई या तो रेडजेन +4 में, तो ऐसे बोलते बोलो +4, बोलो +8 में, +4 और ये +3 और +5 अभी भी +8 में, क्योंकि इंडिविजुअली तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है। बट बेसिकली दीज आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, दीज आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब आओ उस क्वेश्चन पे जहां से बात शुरू हुई है, कौन सा था 23। The gas it is supposed to be acidic anhydride, तो आंसर ए है। और वो भी NO2 नहीं होता, एक्चुअली होता है N2O4, और N2O4 भी एसिड एनाइड्रेट तो ही, और एसिड एनाइड्रेट में कौन सी कैटेगरी का है वो, मिक्स्ड वाला। तो आपको पूछ ले इनमें से कौन से मिक्स्ड एनाइड्राइड्स है, समझ में आ रहा है सवाल। ओके, तो अपने एसिड एनाइड्रेट्स का फंडा तो वैसे भी देखना था, देख लिया, बस इतना ही है। देखो
ठीक है, चलिए और बोलिए पेज 2 पे क्या डाउट है? 29 फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड which are having only acidic nature. तो आंसर थर्ड वाला है, बस बोरॉन वाला है। बोरॉन +3 में है ना, तो क्या फर्क पड़ा? हाँ आगे बोलो। कल आपने लिखा था कि प्लस बोला था कि +7 वाले मोस्टली बेसिक होते हैं, +5 +7 वाले जनरली एसिडिक होते हैं। बोरॉन एक नॉन मेटल है, वो मेटल्स के लिए बातें हो रही थी। एम्फोट्रेक के लिस्ट में जितने भी लोग हैं सब मेटल्स हैं। एम्फोट्रेक के लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो मेटल्स थे, तो उस संदर्भ में बात हो रही थी। कहीं की बात को कहीं को मत जोड़ो। उस दिन आपने बोला था, यू सेड सो। हाँ जी, पेज 2 पे तो जोर से बोलो एक बार सांस लेके। 20 हाँ 20। आइडेंटिफाई द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें क्या झगड़ा है बेटा? कार्बन एक नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड तो एसिडिक होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड प्रॉपर बेस है, प्रॉपर मेटल है, एल्कलाइन मेटल है, बहुत अच्छा बेस होगा। कॉपर बीच वाला है, पानी को न्यूट्रल मान सकते हैं। तो आंसर इस तरह से ए अहमदाबाद हो जाएगा। क्या झगड़ा है? हाँ किससे? हाँ होगा, कैल्शियम से ज्यादा है, तो इसीलिए कॉपर वाले का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा भी तो बोला है। सही तो है। पेज 2 पेज 32 व्हाट आर द स्पीशीज ए एंड बी? CrO3 में मिला है पानी, बना ए, पहले बनेगा H2CrO4 और OH- में हो जाएगा उसका क्रोमेट हो जाएगा। तो पहले बनेगा, मैं देखो बाद में तो क्रोमेट ही है, तो आंसर एक ही है, डी डेली। क्या झगड़ा क्या? पहले H2CrO4 बनेगा, बट क्योंकि वो स्वयं एसिड है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? क्रोमेट का क्या बन जाता है? डाइक्रोमेट। H2CrO4 कन्वर्ट्स इनटू H2Cr2O7। एसिडिक मीडियम है ना, ठीक ठाक एसिड होता है क्रोमिक एसिड। ठीक है, एक महीने बाद एग्जाम, एक महीना बचा। ये देखो 1 महीना लगता है, और 1 महीना ही बचा, तो देखो 30 दिन बचे। और ये देखो ही बात, पढ़ाई जो भी बचा है, काम करना है काम करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। क्या पढ़ रहे थे मैंने? इफेक्ट ऑफ हीट। और व्हाट्सएप चल रहे हैं क्या? देखो तो मुझे कोई व्हाट्सएप करो तो, किसके वाले व्हाट्सएप चल रहा है? रिटर्न नहीं कर रहे ना? हाँ, मैंने ऑफिस से मैसेज किया, वो आ ही नहीं रहा। मैं देख रहा मैसेज जा ही नहीं रहा। जा रहा है बट आया नहीं है। मैसेज नहीं आया, डिलीवर हो गया, आपको पहुंचा नहीं। पहुंचा नहीं तो डिलीवर नहीं हुआ ना। किसका? किसान का है? अच्छा, बोला आए क्यों नहीं? बोल किसान पूछ रहा है कौन सा एग्जाम, कौन सा टेस्ट? अरे भाई ये DTS वाले टेस्ट के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। टेस्ट अलग होता है, एग्जाम अलग होता है। एक टेस्ट हुआ उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पूछो किसान पूछ रहा है? पूछ लिया तो देखा नहीं, पढ़ाई कर रहा है। सर पूछ रहे हैं। बोला ना, बोला सब कुछ बोलेगा भाग जा, सर थोड़ी पूछ रहे। पूछता है भारत, कहाँ है? लो
हीट इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ते हैं। कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा? ऑक्साइड वाला पे। अब आइए इसी शीट में आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड तो वैसे ही परोक्साइड लिंकेज तो वैसे ही अनस्टेबल है, तो -1 से जाएगा -2 में और -1 से चल जाएगा 0 में। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी रिएक्शन है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो अपन को पता ही है एक तरह से, कि नहीं पता है ना। ठीक। फिर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड। हीटिंग लिखा है, हीटिंग लिखा है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड गर्म करा परोक्साइड प्लस O2, परोक्साइड और गर्म करा बना ऑक्साइड प्लस O2, और यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन भी है KO2 वाली। मार्क दिस रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हम इसकी बात करने वाले हैं। सुपर ऑक्साइड में अगर आप पानी मिलाओ, हीट करो, पानी मिलाओ, पानी वाली रिएक्शन का तो ये पहले आपको देगा QH एंड H2O2 एंड रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। तो सुपर ऑक्साइड गिव्स यू पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट, जैसा कि यहाँ हीटिंग में लिख रहे हैं। फिर H2O2 विल गिव यू H2O नॉट बैलेंस एंड मोर O2। ठीक है, अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं? अलग अलग लिखते हैं। फिर रुको, अगर बैलेंस करने की इच्छा है ऐसे लिखना चाहिए। ये रिएक्शन तो ऐसे बैलेंस हो जाएगी। ये कैसे बैलेंस करें? कितने ले पानी के मॉलिक्यूल, बट ये तो एक और एक ही लेना है, ये एक और ये। कितना ले पानी के मॉलिक्यूल? इधर आगे एक, इधर आगे दो। ऑक्सीजन कितना? इधर दो ही है। इसको ऐसे करो, इसको दो ले लो, इसको दो ले लो। 4 ऑक्सीजन, इसे 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गया, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल ले ले, और 2 नहीं, कितना ले पानी? ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और 6, 2 और 2 और 2। हाँ सही है, हाइड्रोजन बैलेंस, ऐसा बैलेंस, सब बैलेंस। ठीक है, तो ये पहले पानी से रिएक्शन करके देता है H2O2 और QH। फिर ये H2O2 जो है 2 H2O2 ग्रुप देता है, और ऐसा करते हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4, ये 4, ये 4, ये 2 और ये 2। ये 2 यहाँ पे वापस आ गया, तो कुल मिला के कितना O2 आता है? 3 O2 आया। कुल मिला के 3 O2 आया। तो ये जो O2 है, ये लोग सांस लेने में, रेस्पिरेशन में काम में लेते हैं, और O2 का क्या बन जाता है? और ये जो बेस है, जो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, वैसे इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये CO, अगर ये 3 O2 है तो CO2 भी 3 होगा, और 3 CO2 के लिए QH चाहिए 6। 3 CO2 के लिए QH चाहिए 6 K2CO3 बनाने के लिए। तो आप K2, लेकिन पहले इसका ये बन गया, फिर एक H+ बनेगा, जाएगा, फिर दूसरे का मौका मिला तो दूसरा जाएगा। तो अगर मेरे पास इसके 3 मोल है, तो 3 में से पहले सारे लोग एक एक दे देंगे, राइट, और ये 3 मोल खर्च हो जाएगा। अभी 1 मोल बचा हुआ है, तो जो 3 मोल ये बना, उसमें से 1 मोल खर्च हो जाएगा। यस और नो? हम चाहे तो आयनिक का सवाल बना सकते हैं इसके ऊपर, कि आपने 4 मोल ये लिया, 1 लीटर पानी में डाल दिया। 1 लीटर पानी मतलब भरपूर पानी, पानी की कमी नहीं है। 4 मोल ये लेके 1 लीटर पानी में डाल दिया, पीएच बता दो।
फाइनल सोल्यूशन का पीएच पता होता है। तो आधे लोगों को तो रिएक्शन ही नहीं पता, राइट। और जिनको रिएक्शन पता है उनमें से 99% को उतना आयनिक नहीं पता है। तो बहुत गिने चुने लोग कर पाएंगे, जो कर पाएंगे एक लाइन में आंसर बता देंगे अगर पढ़ रखा है तो। कि फाइनली यहाँ क्या होने वाला है, फाइनली या 2 मोल तो KHCO3 होगा और 1 मोल यहाँ K2CO3 होगा। 4 मोल KOH का हिसाब मिल गया आपको। फिर यहाँ पे पोटेशियम 4 मोल है तो देखो फाइनली भी 4 मोल पोटेशियम का हिसाब मिल चुका है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा वीक एसिड और ये हो गया मेरा रिजर्व एसिड, ये मेरा रिजर्व बेस हो गया बफर। इसका पीएच क्या हो जाएगा, पीके और पीके टू की वैल्यू देंगे तो पीएच बराबर पीके2 प्लस लॉग ऑफ रिजर्व बेस 1 अपॉन रिजर्व एसिड 2। यस और नो? pK2 minus log 2 is the answer. pK2 minus log 2. एक ऑप्शन होगा pK2 plus log 2, एक होगा pK1 plus log 2। जिसने नहीं पढ़ा वो तुक्का भी नहीं मार पाएगा, ये सब एक जैसे लग रहे हैं उसको। समझे फंडा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या सुपर ऑक्साइड से पानी मिला, इन्होंने हीट वाली बात करी वो सही होगी, बट वो प्रैक्टिकली काम की नहीं। प्रैक्टिकली काम की है कि जब आप सुपर ऑक्साइड एनसीईआरटी में दी, एस ब्लॉक चैप्टर में एनसीईआरटी में दी है, और बार बार एक से ज्यादा बार आईटी वाले पूछ चुके, अभी पूछ ले तो लोगों को पता नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ता नहीं है ढंग से। रिएक्शन कहाँ काम आती है? स्पेस में, स्पेस रिसर्च में। वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, सुना आपने, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे जो लोग रहते हैं तो उनके ऑक्सीजन का, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, बट दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इमरजेंसी ऑल्सो। तो इमरजेंसी में सांस कहां से लोगे, ऑक्सीजन कहां से लाओगे? तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ऑरेंज कलर का होता है। आयनिक सॉलिड है, बहुत थोड़ी सी जगह लेता है, सॉलिड से थोड़ी सी जगह लेता है, खूब सारे ऑक्सीजन देंगे। ये येलो कलर का, येलो टू ऑरेंज कलर का सॉलिड है, ये रखते हैं। जब पानी डालते हैं अपने आप CO2 आती जाएगी, O2 आती जाएगी, और जब CO2 छोड़ोगे वो लेता जाएगा। भले आपको CO2 से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन CO2 वहां इकट्ठी हो जाए, अगर CO2 हवा में ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो आपकी मसल्स गलने लग जाती है, मसल्स गलने लग जाते हैं, वैसे ही मर जाओगे। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जो छोड़ी CO2 हटनी भी चाहिए, ये दोनों काम कर देता है। तो CO2 हटा भी देता है और O2 आपको दे भी देता है। एंड वेरी रिलायबल, ये नहीं कि बिजली होनी चाहिए, लाइट होनी, कुछ नहीं, पानी डालते खट 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 रिएक्शन चालू हो जाता है। वेरी रिलायबल। और इमरजेंसी ऑपरेशन में ऐसी रिलायबल चीजें ही काम की है। और बड़ा इमरजेंसी प्रोसीजर ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले ये करना, पहले ये करना, बोले तब तक तो मर जाएंगे भाई, क्या होगा फिर। इमरजेंसी ऑपरेशन शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी रिलायबल, राइट। तो पहले जब इंसान वहां जा रहा था ना चांद पे, आजकल तो इंसान चांद पे नहीं जा रहा है, पहले जब जा रहा था तो उनके जो रॉकेट से या जो लूनर मॉड्यूल्स थे, उनमें ऑक्सीजन के लिए, इमरजेंसी के लिए यही होता था, राइट। इनफैक्ट एक अपोलो 13 करके एक मिशन था, उसमें गड़बड़ भी हो गई थी और इसी से उनकी जान बची थी। वो जो उनका ऑक्सीजन का जो मेन जो सोर्स था वो तो फट गया, तो इसी के भरोसे वो जिंदा रहे, बड़ी बड़ी मुश्किल से वापस लौट के आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो इसको ढंग से, जगह खूब सारी पड़ी, नोट आपको दिए, एकदम नॉर्मल पानी, ना गर्म ना ठंडा। चल रहा है।
हाई। फिर आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बहुत सारा है भाई। पानी गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा, एंट्रोपी उड़ने पे एंट्रोपी बढ़ती है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच आप दे रहे हो, हीट आप दे रहे हो, एंट्रोपी बढ़ रही है तो काम हो जाता है। सिंपल, गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल। फिर आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है। बोले इसमें देखो KCl3 गर्म किया, क्या मिला? KCl2। इनफैक्ट KCl3 गर्म करने पे ऑक्सीजन मिलता है। ये तो लैब में अगर आपको थोड़ी सी शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो ये उसका तरीका है। लैब में आपको थोड़ी सी शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो ये हवा में से थोड़ी निकाल पाओगे। तो KCl3 गर्म करो तो मिल जाएगा। KCl सॉलिड है, वो नीचे पड़ा रहेगा। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम का सवाल बना सकते हैं। सॉलिड सॉलिड गैस KP का क्वेश्चन दे देंगे। यस, बना सकते हैं सवाल के नहीं? बना सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने सिर्फ KCl और KCl3 और KCl4 ही लिए। अगर कोई दूसरे ऑक्सी हैलाइड हो तो, अगर ब्रोमेट हो, आयोडेट हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइट हो तो क्या करें? कोई भी ऑक्सी हैलाइड है, उसे गर्म करने पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी। राइट, ऑक्सीजन अभी -2 में है, वो ऑक्सीडाइज होकर 0 में जा रहा है। तो यदि वो ऑक्सीडाइज होगा तो कोई तो रिड्यूस होगा और हैलोजन ही रिड्यूस होगा, और वो अक्सर -1 में ही जाता है। तो वहां पे लिख लो ऑक्सी हैलाइड्स ऑन हीटिंग। ऑक्सी हैलाइड्स ऑन हीटिंग गिव ऑक्सीजन एंड हैलाइड। ऑक्सी हैलाइड्स ऑन हीटिंग गिव ऑक्सीजन एंड हैलाइड। हैलाइड मतलब X माइनस। ऑक्सीजन एंड हैलाइड। Then हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। बहुत सारी रिएक्शंस दे रहे और ठीक ठाक इंपॉर्टेंस है इनकी। पहली लाइन, ऑल कार्बोनेट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डिकम्पोज। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करो, अब 1000 डिग्री तक गर्म कर दो तो टूट ही जाएगा बेचारा। बट 1000 डिग्री तक कोई गर्म कर नहीं पाता, ना लैब में 1000 डिग्री आता है ना घर में आता है, तो कोई मतलब नहीं उस बात का। बाकी तो गर्म करते रहो, 2000 डिग्री 4000 डिग्री कर दो तो हर चीज ही टूट जाएगी दुनिया में। जैसा हीट किया था, अरे हीट करने का भी कोई पैमाना है ना, कितना हीट कर लोगे आप? कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंदर थोड़ी डाल दोगे उसको, जो प्रैक्टिकली आप लैब में कर सकते हैं। तो अगर सोडियम कार्बोनेट है तो कुछ नहीं होता उसका, आप गर्म करो गर्म हो जाता है। फिजिकल चेंज आएगा, केमिकल चेंज नहीं आएगा। पोटेशियम के कार्बोनेट का भी यही हाल है। और बाकी रुबिडियम, सीजियम दिए वो प्रैक्टिकली ज्यादा काम आते नहीं। राइट, कोई बोले ऐसा क्यों? फजानसूल से समझ लो। फजानसूल से थर्मल स्टेबिलिटी देखना सिखाया होगा, तो उसमें यदि कार्बोनेट एक एनायन है जो कि पॉली एटॉमिक है, तो यदि कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। इनका पोलराइजिंग पावर इनसे कम किसका होगा? चार्ज भी +1 है, बढ़िया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा इनको भूख प्यास है नहीं, ये दे दिया तो दे दिया, तू ही रख, तो ज्यादा परेशान करते नहीं पड़ोसियों को। इनसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इनको गर्म करे, इन्हें कुछ नहीं होता। राइट, ओके, मान लेते हैं। लेकिन देखो, अब इन्हीं के परिवार में सोडियम के नीचे पोटेशियम के नीचे रुबिडियम के नीचे सीजियम, इन्हीं के परिवार में ऊपर लिथियम भी तो आता है, पर लिथियम नहीं लिखा। और पहला ही एग्जांपल जो दिया है वो किसका दिया है? लिथियम का दिया है। तो यहां पे ये बात समझ में आ जाती है कि लिथियम जो है अपने बाकी परिवार वालों से बहुत अलग तरह से बर्ताव करता है। ये इसका अनैमलस बिहेवियर। अनैमलस मतलब अजीब।
लीक से हटकर, जो नॉर्मली हो रहा वो ये नहीं कर रहा। राइट, समझ में आ रहा है? ये बात बार बार आएगी, ये बात नोट की जाए कि लिथियम अपने परिवार वालों से अलग हरकत करता है। टेस्ट ऑफ नर्व्स एडवांस, आंसर की करेक्ट होगी, आंसर की क्या वो रिजल्ट में वो कुछ एडिशन नहीं हुआ तो कर दिया। फर्स्ट है अभिजीत, सेकंड है आयुष, थर्ड है देवांश, फोर्थ है अर्णव, फिफ्थ है जयपाल, तुम्हारे बैच से पहला बंदा जयपाल, सिक्स्थ है ध्रुव सोनी। ध्रुव सोनी कौन है? तुम्हारे बैच का थोड़ी है। क्रिश्चियन ये भी नहीं है, प्रांशु भी नहीं है, चित्रांश है, आदित्य सिंह तुम्हारे बैच का थोड़ी है, कीर्तन ये भी नहीं है, अर्चना भी नहीं है, प्रीत भी नहीं है, परम द्वार बैच में, पुखराज है, सार्थक कछवा नहीं है, समीर नहीं है, रौनक जैन, अच्छा रौनक यही क्या तुम और रौनक? ओके, अगले पेज का मतलब मेंस में कौन है? अभिजीत है, चित्रांश है, अयांशी तुम हो क्या? अयांशी तुम, हर्ष लोहिया ये भी नहीं है द्वार बैच के, लक्षित, शिखर, प्रीत, जयपाल, सार्थक, हरीश, आयुष, शशांक, शशांक इधर है, दिव्यदर्शन, सोनी, अंश, लक्ष्य, नीलेश, नीलेश तो होना चाहिए थोड़ी, परम, दीक्षांत, नवीन, पूर्वी, हर्ष। ठीक, चल इस महीने के एंड में अभी आधे घंटे बाद भेजता हूँ। इस महीने के एंड में केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री का कोर्स भी हम खत्म करेंगे और फिर केमिस्ट्री का ही टेस्ट ऑफ नर्व्स लेंगे। पढ़ो, अगले महीने फिजिक्स का ले लेंगे, पढ़ते रहो, अच्छे से पूरा संघर्ष करो। ठीक है, आपके पिछली बार कितने नंबर आए, पिछली बार जेई में कितने नंबर आए, उसका भी इस साल की जेई से कोई लेन देना नहीं है। इस साल पेपर 0 का स्टार्ट होगा। एसओडी का आपको ऑलरेडी पिछले साल मान लीजिए किसी की रैंक आई हुई 10,000, 15,000, 50,000 जो भी आई, तो उतने नंबर उसके आधे नंबर तो मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इसी तरह से जो भी टेस्ट होंगे सब नए टेस्ट हैं, तो बस आप इन टेस्ट के लिए पढ़ते रहो, पेपर देते रहो, डाउट पूछते रहो, तो आप इंप्रूव करते जाओगे। डू नॉट, अगर अच्छे नंबर आ गए तो भी उसके बारे में मत सोचो, ठीक है, और बुरे आ गए तो भी मत सोचो, क्योंकि दोनों के अगले पेपर से कोई लेन देना नहीं है। इनसे सीख लो और आगे बढ़ो, सीख लो और आगे बढ़ो, ज्यादा बैगेज कैरी मत करो, ज्यादा लोड मत लो, वरना फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। चलो, लिथियम वाली बात देख लिया आपने। फिर आया मेटल कार्बन, जैसे लिखा MCO3, उसमें लिखा MO + CO2, और उसके एग्जाम्पल्स खूब सारे दे रखे। तो देखो, अगर मेटल +1 में है तो +1 वाले मेटल्स कौन से सोच सकते हो आप? सोडियम, पोटेशियम, उनका तो हमने पढ़ लिया। बोले नहीं, Ag+ भी होता है। हाँ, एक Ag+ भी होता है, बट Ag के बारे में तो पहले से ही पता है। सिल्वर के सारे कंपाउंड्स, कार्बोनेट छोड़ो, सिल्वर के तो सारे कंपाउंड्स के बारे में पहले से ही जानकारी है। क्या आप उनको धूप दिखा दो, ये टूट जाते हैं। गर्म करना तो बहुत दूर की बात है, और गर्म करोगे तो भी टूट ही जाएंगे। यस और नो? ये लिखा हुआ है, देखिए आप, सिल्वर में रिएक्शन दिख रही है आपको, और वहां पे तो पूरा तोड़ ताड़ के क्या बना दिया, सिल्वर ही बना दिया। अच्छा, सिल्वर के नीचे ब्लैक लिखा है। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि सिल्वर तो सिल्वर चमकता है, बिल्कुल चमकता है। शुद्ध सिल्वर बिल्कुल चमकता है, जैसे शुद्ध मर्क्यूरी भी चमकता है। लेकिन जैसे उनमें कोई दूसरी चीज को इम्प्योरिटी आ जाए तो वो चमकने के बजाय उल्टा काले ग्रे दिखने लग जाते हैं। तो अगर आपने इतना गर्म कर दिया कि Ag2CO3 का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ Ag बचा, CO2 तो गैस से उड़ जाएगी, O2 भी गैस है, वो भी उड़ जाएगी। तो अगर आपने इतना गर्म कर दिया कि Ag2CO3 पूरा ही खत्म हो गया है, तो आपको चांदी की जैसे दिखी थी। बट टाइम लगता है ना कोई काम करने में। आपने 10 ग्राम Ag2CO3 लिया, आप गर्म कर रहे हैं, तो जब तक Ag2CO3 पूरा खत्म ना हो जाए, वो टूट के Ag2O देगा। फिर Ag2O जब तक पूरा टूट के Ag ना बने, जब तक दूसरी कोई चीजें मौजूद है, तो सिल्वर अपना रंग नहीं दिखा पाता। शुद्ध सिल्वर ही सिल्वर जैसा दिखता है। जो आपके दिमाग में छवि है ना
कि चांदी जैसा रंग, तो सिर्फ चांदी होगी तो चांदी वाला रंग आएगा। जैसे कोई दूसरी चीज आएगी तो उसका रंग बहुत अलग दिखने लग जाता है। अक्सर वो ग्रे से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अगर कभी टॉलरेंस टेस्ट करो, आएगा हमारे कोर्स में, तो टॉलरेंस टेस्ट में अगर सब कुछ बढ़िया है तो ही सिल्वर मिरर वाकई प्रकट होता है। और ज्यादातर परिस्थितियां इतनी आदर्श नहीं होती, तो सिल्वर रिड्यूस होता है, +1 से 0 में जाता है, बट सिल्वर मिरर के बजाय नीचे गंदा सा ग्रे कलर का पाउडर दिखता है। तो कहा आप सिल्वर मिरर की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे और कहा आपको ग्रे और काला कुछ दिख रहा है। यस और नो? समझ में आया? जब हम पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बोलते हैं कि भाई बोलते हैं इसको सिल्वर मिरर टेस्ट है, बट अगर आपको आज बोल दे कि वो टॉलरेंस रिएजेंट पड़ा है, ये एल्डिहाइड पड़ा है, तो सिल्वर मिरर बना के बता दो, तो 99% लोगों से नहीं बनने वाला, क्योंकि उसे बनाने के लिए बहुत सारी और परिस्थितियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। राइट? उसमें क्या करना पड़ता है? जो सही तरीका है कि आप वो एल्डिहाइड ले जिसका परीक्षण करना, टॉलरेंस एजेंट ले, टॉलरेंस एजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वरना धमाका होने का हमेशा डर रहता है। और जिस बर्तन में आप ये केमिकल्स मिला रहे, ये मेरा एल्डिहाइड और ये इसमें टॉलरेंस एजेंट डाल दिया, वो बर्तन जो है उसका जो पैंदा है, जो बॉटम है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। क्यों? कोई समझो। और इसे गर्म करना होता है। इसमें सिल्वर Ag+0 में आ गया तो सिल्वर नीचे गिर, सिल्वर तो बहुत भारी होता है, वो तो नीचे गिर जाएगा पानी के अंदर। और आपको सिल्वर मिरर बनाना, तो सिल्वर मिरर नीचे थोड़ी बनता है। सिल्वर मिरर तो उस जो कांच का बर्तन है उसके ऊपर वाली साइड बनता है, तो सिल्वर तो नीचे ऊपर कैसे आया फिर को? अब इसे गर्म करना है। अब गर्म क्या करें? बंसन बर्नर पे नहीं तो वो करोगे तो नहीं आएगा, तो फिर क्या करें कि हॉट वाटर बाथ लो। क्या? हॉट वाटर बाथ। एक बड़ा बर्तन होता है, जैसे अपने यहाँ चीनी मिट्टी के प्याले होते हैं ना, घर में चीनी मिट्टी का प्याला होता है लैब पे बड़ा, उसे पहले पानी डाल के गर्म करते हैं, और उस गर्म पानी में वो बड़े पेंदे वाली जो बर्तन है वो डालते हैं। बड़ा पेंदा क्यों? ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, ताकि हीट ट्रांसफर हो सके अच्छे से। राइट? अब जो वो सिल्वर है वो हीट लेगा और वो उड़ेगा, बट गर्म तो ये नीचे वाला पोर्शन हो रहा है। राइट? ऊपर वाला पोर्शन तो गर्म नहीं हो रहा, तो जो वेपर यहां से निकलेंगे ऊपर जाके वापस कंडेंस हो जाएंगे। तो ऊपर वाले इलाके में वो जो लंबा, नीचे से एकदम चौड़ा और बाकी से लंबी विद लॉन्ग नेक, तो उसकी जो नेक है उसके ऊपर वाले एरिया में जाके आपको सिल्वर मिरर दिखाई देगा। राइट? अब अगर आप एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में करोगे तो कुछ नहीं दिखने वाला आपको, क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में नीचे और ऊपर टेम्परेचर का इतना डिफरेंस ही नहीं है। अगर नीचे वेपर बन रहे हैं तो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब भी गर्म ही है, वो लंबी होगी ना, तो नीचे गर्म है बट ऊपर एकदम ठंडी है। अभी समझ में आया? और डायरेक्ट नेकेड हीट कर दोगे, फ्लेम दे दोगे, गड़बड़ जाएगी। और वाटर बाथ में गर्म करते हैं तब जाके वो ऐसा प्रभाव आता है। अब हमने तो वाटर बाथ ही नहीं किया। राइट? वाटर, हम तो बाथ के नाम से भाग जाते हैं, तो वो कभी आता ही नहीं। ओके, लेकिन पढ़ाते तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट, बट एक्चुअली सिल्वर मिरर आता ही नहीं है। अगर आपने कभी किया होगा जस्ट इन केस, तो आपके सिल्वर मिरर के बजाय ग्रे या ब्लैक पीपीटी आया होगा, और वो भी आया इसका मतलब एल्डिहाइड। कीटोन में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती, तो सिल्वर मिरर छोड़ा कर ग्रे पीपीटी भी आ गया, मतलब रिएक्शन तो ही है, मतलब एल्डिहाइड था। यस और नो? अगर सिल्वर मिरर चाहिए तो सारे तामझाम करने पड़ेंगे। समझे? तो ये पंगा पड़ता है। अगर शुद्ध सिल्वर है तो वो सिल्वर जैसा दिखता है। अब मान लो ये Ag2 तरीके से सोल्यूशन में घुलता था, नीचे पड़ा था, पीपीटी था, आपने इसे गर्म कर दिया, तो वो पानी वानी है ना, तो वहां पर वो सिल्वर के टुकड़े जो है उनका सिल्वर वाला रंग नहीं आएगा, ग्रे टू ब्लैक पीपीटी दिखाई देगा आपको, जो कि यहाँ पर भी बोला जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, ये बात बताने की क्यों? तो सिल्वर का रंग सिल्वर जैसा होता है वो तो तुम्हें पता ही है, वो क्यों पता है, लेकिन प्रैक्टिकली सिल्वर बन रहा होता है, बट ज्यादातर सिल्वर जैसा दिखता नहीं है। तो अगर ये नहीं बताया तो तुम बोलोगे नहीं है तो सिल्वर बन रहा है, बट ये आईटी वाले तो कलर ग्रे बोल रहे हैं, तो उसका मतलब सिल्वर नहीं या कुछ और झोल है, नहीं सिल्वर ही है। ठीक है, समझ में आया? किसी ने किया कभी टॉलरेंस टेस्ट? कुछ लोगों ने किया? क्या सिल्वर मिरर आया है कि ग्रे पीपीटी आया?
और किसी ने सिनेमा में देखा, अगर लैब इंस्ट्रक्टर करवा दे, वो पहले से सब तामझाम तैयार करे कि भाई आज ये बच्चे आएंगे तो पानी को गर्म करके रखा हुआ और तुम्हें वो डेमोन्स्ट्रेट कर दे, तो हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल इतना करने का टाइम ही नहीं होता और हम इतने सीरियस भी नहीं होते कि ठीक है किताब में लिखा आ ही जाएगा, ठीक है, कोई करता ही नहीं सीरियसली। तो डिमॉन्स्ट्रेटर ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया तो आप ठीक है, आप किस्मत वाले हो। ज्यादातर स्कूलों में तो वो भी नहीं किया जाता, ये करते नहीं। हाँ, वो लैब डेमोन्स्ट्रेटर जोसेफ सर सेंटेंस में गया, वो कर सकते, वो कर सकते, बाकी तो कोई नहीं करता। ठीक है, याद रहेगा। और बात करें, अब आइए अगली रिएक्शन, कॉपर का कार्बोनेट लिया, वो भी कौन सा लिया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो गर्म करके बना रहे कॉपर का ऑक्साइड और CO2, ये रिएक्शन कोई बहुत मतलब कंसेप्चुअल नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई क्या है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड है और कॉपर का कार्बोनेट है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो क्या बने, कॉपर ऑक्साइड और पानी। कार्बोनेट को गर्म करोगे तो वही कॉपर ऑक्साइड एंड CO2। तो प्रोडक्ट तो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक, बहुत कंसेप्चुअल रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी बातें छुपी हुई है। पहली बात, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है। अगर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चीज के आगे बेसिक वर्ड लगा दे तो उसका मतलब है कि उसके साथ, सुनो मैं नाम लेके बताता हूं, जैसे बोले लेड एसिटेट, लेड एसिटेट, तो आप लेड एसिटेट का फॉर्मूला सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं कि लेड एसिटेट, और एसिटेट 2 वाला ही लेना, +4 मत देते हैं, इसको पाप चढ़ जाएगा इनर्ट तरीके, राइट, लेड एसिटेट। लेकिन यदि मैं कहूं बेसिक लेड एसिटेट, अगर मैं कहूं बेसिक लेड एसिटेट, मतलब लेड एसिटेट तो है ही, उसके साथ उसका हाइड्रोक्साइड भी, समझ रहे हो, तो बोले कॉपर कार्बोनेट, बोले बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ऐसे जो बोलते हैं ना बेसिक डिस, तो इसका मतलब उसके साथ उसी का हाइड्रोक्साइड है, समझ रहे हो आप। बोले फेरिक क्लोराइड, बोले FeCl3, बोले बेसिक फेरिक क्लोराइड, बोले फेरिक क्लोराइड के साथ फेरिक का हाइड्रोक्साइड भी लेना है, उसी का हाइड्रोक्साइड लेना है, उसी ऑक्सीडेशन नंबर का, ये मतलब होता है। ठीक है, एक तो ये बात कहीं अटकाओ कि अगर ऐसे बोलते हैं बेसिक डिस, तो वो तो है ही, साथ में उसी का हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, चलो परसों शाम की बात है। परसों शाम को यहाँ शास्त्री नगर एच सेक्टर के जस्ट आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पर किसी ने अपनी फैक्ट्री के ऊपर ही एक बैडमिंटन कोर्ट बना रखा। मेरे कुछ पुराने दोस्त लोग वहां पे खेल रहे थे, तो ऐसे ही मैंने चलो दोस्तों से मिलते हैं, गप्पे मारते हैं, तो मैं वहां गया, वो खेल रहे थे। एक छोटा सा लड़का था, 8वीं क्लास, कुलदीप चौहान नाम है उस बच्चे का, अच्छा खेलता। तो वो रात के 9:30 बज रहे थे और मैं बैठा था, वो आया, इन्होंने शायद मेरे दोस्तों ने उसको बोला था जा ये पैसे ले, एक्टिवा ले जा और जूस लेके आ सबके लिए। तो वो आया, मैंने देखा उसके हाथ में किताब थी साइंस की, 8th स्टैंडर्ड की NCERT। तो उसने जूस वूस रखा और अपनी किताब कुछ पढ़ रहा था बैठा, शायद एग्जाम हो गया, इसको एग्जाम चल रहे होंगे ना अभी तो स्कूल में। हाँ, तो वो शायद अपने
अपने खेलने का वेट कर रहा है और अपनी किताब लेके बैठा था। तो जब तो वो जूस रखा, उसे किताब रखी मेरे पास है, तो मैंने किताब देखी और जो पन्ना खोला मैंने, उस पन्ने पे ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट ही बना हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैंने 8th में भी दे रखा है, 10th में भी दिया हुआ है, 11th 12th में पता नहीं क्यों नहीं दिया है। और राइटिंग पेपर में पुराने पेपर से आप देखो तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट पे कई बार सवाल आ गया, एक से अधिक बार। और 10th और 8th की एनसीईआरटी मैंने 8th की तो परसों ही देखी है, 10th में दिया हुआ, राइट। और पुराने बच्चों को मैंने बताया भी होगा, देखो ऐसा दिखता है, याद रखना, ध्यान रखना। और वो क्यों 8th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ था? क्या अपने घर पे, कईयों के घर पे पानी पीने के लिए तांबे के लोटे और जग और यूज करते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है बोलते नहीं तांबे के लोटे बंद यूज मत करा करो, ऐसा कहते, पता है आपको? जैसे बारिश वाला मौसम आता है तो तांबे के बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि तांबे में भी करोजन होता है, कॉपर में भी करोजन होता है। तांबा इज कॉपर, तांबे के तार होते हैं ना, कॉपर फ्लाइड, उससे भी करोजन होता है और उसके करोजन से यही कंपाउंड बनता है। जैसे लोहे में करोजन होता है तो क्या बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XH2 होता है। तो उसी तरह से जब तांबे में करोजन होता है तो तांबा 0 से +2 में जाता है, हवा में थोड़ी CO2 है, वो उससे भी रिएक्शन कर लेता है। तांबा मेटल है, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, हवा में CO2 है, हवा में नमी है और बारिश के मौसम में नमी और ज्यादा है, तो ये रिएक्शन होने लगती है। और इसका एक रंग होता है, ब्लूइश ग्रीनिश कलर होता है, लाइट ग्रीन लाइट ब्लू, ऐसा रंग होता है, राइट। और ऐसा रंग जो तांबे की मूर्तियां हैं उनमें कुछ सालों में, भले आप कितने अच्छा पेंट कर लो, धीरे धीरे उनमें रिएक्शन होने की। तांबे की मूर्ति तो बाहर ही लगी, किसी चौराहे पे कोई मूर्ति लगी है तो हवा भी है, धूप भी है, मॉइस्चर भी है, ऐसा नहीं बारिश के मौसम में अंदर रख देंगे उसको। तो धीरे धीरे तांबे के अंदर ये सी रिएक्शन होने लगती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें कई बार सवाल आए, तो यहीं पे एक बार देख लेना चाहिए। ये सुन लो, तो लिखा जाए कि तांबे कॉपर के करोजन से ये कंपाउंड बनता है, जिसका कलर लाइट ग्रीन टू लाइट ब्लू का एक शेड होता है। ये धरती में भी मिलता है अपने ओर के रूप में। ये तो बहुत कंसेंट्रेटेड फॉर्म है, इसलिए आपको रंग ऐसा दिख रहा है। बट अगर आपके घर में तांबे के बर्तन पड़े तो और उनको बार बार धोया नहीं जा रहा है तो आप उनके किसी किसी कोने में ऐसे कलर्स देखोगे, थोड़ा ग्रीनिश, थोड़ा ब्लूइश, ऐसा कलर आपको उसमें दिखाई देगा, राइट। और बारिश के मौसम में इसीलिए यूज नहीं करनी चाहिए, रिएक्शन बहुत तेज होती है, ठीक है। और तांबे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं पीनी चाहिए, वरना रिएक्शन और जल्दी हो जाती है। शिकंजी तांबे के बर्तन में नहीं पीते, तो उसके लिए स्टील या कांच ही सही रहता है। समझ में आ रहा है? याद रहेगा ऐसा कलर। बार बार ये बात बताऊंगा तो एग्जाम में बार बार आ रही है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसिक कॉपर कार्बोनेट की महिमा आपको बता दी। और इसीलिए तो कॉपर के तारों में देखो इंसुलेशन किया गया, इसलिए नहीं कोई बेवकूफ अंगुली टच कर देगा, करे तो करे, मरे तो मरे। वो इसलिए कि कॉपर में करोजन होता है और इसीलिए कॉपर के तार बाहर नहीं लगाए जाते, राइट। बाहर लगते हैं एल्यूमिनियम के तार, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड कोटिंग आ जाती है जिसमें आगे वाली रिएक्शन अपने आप रुक जाती है। कॉपर में रिएक्शन रुकती नहीं, होती रहती, ठीक है। इसे कॉपर को ऐसे रबर से कोट करना पड़ता है। अब घर के अंदर तो रबर कोटिंग फिर भी सेफ है, लेकिन अगर बाहर करोगे तो बाहर तो धूप से वैसे उसमें क्रैक्स आ जाएगी, ठीक है। क्रैक्स आने के बाद फिर ऑक्सीजन अंदर चल जाएगी, फिर रिएक्शन वापस वही चालू हो जाएगी, तो कोटिंग का कोई फायदा ही नहीं हुआ। यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा फंडा के नहीं? और जो भी ये मूर्तियां लगती है, ज्यादातर मूर्तियां कॉपर बेस्ड अलॉयज की होती है, तो कॉपर में रिएक्शन होती है।
खराब हो जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ओरिजिनल जो कलर था कॉपर की बनाई, पूरी व्हाइट पेंट करके उन्होंने फ्रेंच लोगों ने अमेरिकन को गिफ्ट कर दी। उस समय पुरानी जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है व्हाइट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अभी आप देखने जाओ, ये दीक्षांत ने जैसा टी शर्ट पहना हुआ है इस कलर की दिखती है अभी आज की तारीख में, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की। और बोले क्या करें, आप उसके ऊपर चाहो तो व्हाइट पेंट कर दो, बट थोड़ी देर बाद अंदर से वो रिएक्शन तो चल ही रही है ना, तो थोड़ी देर बाद रिएक्शन अंदर और हो जाएगी, अंदर वाला ग्रीन कलर और गाढ़ा हो जाएगा। आप कितना पेंट लगाओगे ऊपर से, कितना पोतोगे, अंदर से जो हो गया वो तुरंत बाहर आएगा ही थोड़ा बहुत। तो उन्होंने गिव अप भी कर दिया, छोड़ो अब ये नए जमाने का नया कलर है। समझ में आया। और इसमें 2014 के अंदर सवाल आया हुआ सवाल एडवांस से 2014 में आया था, उसके बाद भी आया, मेंस में भी आया होगा, मैं दिखता नहीं मेंस के पेपर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए फिर यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट। अब सुनो, इसको ऐसे देखो कि +1 वाले तो कुछ कुछ स्टेबल है, सोडियम और पोटेशियम, बाकी सारे वैसे ही अनस्टेबल। गर्म करेंगे तो टूटेंगे, अब क्या देंगे, तो टूट के सब लोग ऑक्साइड में आ रहे हैं। तो ऑक्साइड बड़ी स्टेबल स्टेट होती है, ऑक्साइड इज अ स्टेबल स्टेट, तो ऑक्साइड आ जाएंगे। चाहे जिंक कार्बोनेट ले लो, चाहे लेड कार्बोनेट ले लो, चाहे कॉपर कार्बोनेट ले लो, वो सब टूट के अपने ऑक्साइड वाले रूप में आ जाएगा। ऑक्साइड्स आर स्टेबल। सिल्वर का वो भी नहीं, सिल्वर का वो भी नहीं। कैसे लो, सिल्वर सीधा +1 से कार्बोनेट से ऑक्साइड, ऑक्साइड से सिल्वर, शुद्ध सिल्वर। ठीक है, फिर यहाँ पे रिएक्शन लिखी अमोनियम वाली, मिली आपको अमोनियम वाली। अब इसके बारे में हम जस्ट नीचे देखो क्या लिखा अगला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, वह बात करें। अभी ऊपर अमोनियम कार्बोनेट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। फिर आप देखो बाइकार्बोनेट लिखा आपको वहीं पे, तो बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन तो पता ही है आपको, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, सुना नहीं है आपने? सुना है ना। वो टूट के क्या देता है, इन जनरल कोई बाइकार्बोनेट है तो टूट के क्या देगा, CO2 या कार्बोनेट बना देते हैं, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस O2। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो ये बैलेंस हो गया क्या, नहीं बैलेंस तो नहीं हुआ, H का है। इन्होंने क्या लिखा है, पानी बना दिया ना। हाँ, तो किसका पानी बना दिया, O2 नहीं बना, ठीक है, जो भी H2O प्लस, यही तो होता है, यही तो होता है। ये अपना मीठा सोडा है, इसे गर्म किया, यहाँ पे Na2 आ जाएगा। Na2 सोडियम कार्बोनेट वैसे भी स्टेबल होता है। यस और नो, ये आपका सॉलिड है, ये आपके गैस, इस टेम्परेचर पे तो गैस है और CO2 तो गैस है, और इसी से वो मीठा सोडा डालने से जो आता है ना, जो सॉफ्टनेस आती है, फ्लफीनेस आती है, वो इसी से तो आती है। क्या आपने थोड़ा सा डाल दिया, ये थोड़ा सा जगह लेगा सॉलिड, फिर आप जब इसे पकाएंगे तो ये बनेगी, इनके गैसेज है, ये जगह लेगी, जगह लेने के चक्कर में वो मॉलिक्यूल्स को दूर हटाएंगे तो वहां पे खाली एयर कैविटीज आ जाए, एयर कैविटी होती चीज सॉफ्ट हो जाएगी। यस और नो, सिंपल बेसिक फंडा कि भाई ये डालने से चीज खाना जो बना, जैसे बाटी में डाल दिया, दाल ढोकली में डाल दिया, खमण में डाल दिया, केक में डाल दिया, ब्रेड में डाल दिया, इडली में डाल दिया, तो उनसे इनके आने सॉफ्टनेस कैसे आ जाती है, कैसे आ जाती है सॉफ्ट। यस और नो, एक तरह से मटेरियल स्पॉन्जी हो जाता है, बीच में एयर कैविटीज आ जाती है, तो खाली हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। यस और नो, समझ में आया, सिंपल। एक होता है ना खमीर, सुना आपने खमीर, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, हिंदी बोलते हैं खमीर, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। तो ये डालने से ये भी, जैसे वो इडली का जो घोल होता है, डोसे का जो घोल तैयार करते हैं, उसमें थोड़ा खमीर डाल देते हैं अगर हो तो अवेलेबल, अदरवाइज लोग मीठा सोडा भी डालते हैं। तो खमीर क्या करता है, खमीर भी ऐसे सॉफ्टनेस लेके आता है, वो कैसे ले आता है, एनी आइडिया है? शुगर खा लेता है कौन, ईस्ट इज एक तरह से बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो अपने खाने में, और अपना खाना क्या है, जैसे चावल है, चावल स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है, बायोमॉलिक्यूल पढ़ोगे तो ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट,
तो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमारी बॉडी भी तो खाने को डाइजेस्ट करती है, तो वो भी उसको डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट जैसे हम खाना खाते हैं तो जब हमको एनर्जी चाहिए होती है तो उसी खाने को जला के CO2 और पानी बनता है, हाँ या ना। ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस पानी एंड एनर्जी। उस एनर्जी से हमारी बॉडी चल रही है, CO2 हम छोड़ देते हैं। तो वही बैक्टीरिया भी यही करे, फंगस, ईस्ट भी क्या है, बैक्टीरिया है कुछ, फंगाई ये जो भी है, वो रिएक्शन करता है और CO2 उसके रेस्पिरेशन से क्या निकलेगा, CO2। तो वह CO2 छोड़ते जा रहे हैं, तो CO2 जब छोड़ेंगे CO2 का गैस ट्रैप हो जाएगी, तो लेकिन वो थोड़ा सा फ्लफीनेस आ जाएगा। आप उसको देखो, उसमें बुलबुले निकलते कि नहीं निकलते। अगर किसी में खमीर डाल के छोड़ दो तो उसे बुलबुले निकल रहे, बुलबुले किसके, CO2 के बुलबुले। ये सुनो, मैदे में भी तंदूरी रोटी बनाने के लिए उसमें खमीर डालते हैं मैदे में, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, उसमें CO2 फंस रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो कार्बन बाइकार्बोनेट की रिएक्शन तो वैसे भी आपको पता थी, बट बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आएगी तो एक बार हमने यहाँ देख ली। यस और नो, समझ में आया। बेकिंग सोडा कैसे काम करता है, बेकिंग सोडा CO2 देता है और उससे फ्लफीनेस आ जाती है। अब एक देखो, मर्क्यूरी का कार्बोनेट भी लिखा हुआ है, इसमें सीधा मर्क्यूरी बना दिया, क्योंकि याद करो मर्क्यूरी का तो ऑक्साइड अनस्टेबल होता है। वैसे तो हम कार्बोनेट गर्म करते हैं तो क्या देते हैं, ऑक्साइड प्लस CO2। अब तुम्हारा ऑक्साइड ही बर्बाद है तो हम क्या करें, यस और नो। तो कुछ कार्बोनेट तो कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोनेट्स गर्म करेंगे तो क्या देंगे, ऑक्साइड प्लस CO2। अब तुम्हारा ऑक्साइड ही अनस्टेबल है तो हम क्या करें, जैसे सिल्वर का, मर्क्यूरी का, हाँ या ना। फटाफट अमोनियम वाला देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। इसमें देखो ब्रैकेट में दो लाइनें लिखी हुई है, इफ एनायनिक पार्ट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, दूसरे में लिखा है इफ एनायनिक पार्ट इज वीकली ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऐसा मिला। पहले आप दूसरा वाला देखो, अमोनियम सॉल्ट्स को बहुत ज्यादा बार आप गर्म करने वाले हो, बहुत ज्यादा काम पड़ता है, और कुछ समझ में आएगा, लोग गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पे किसका क्या होगा ये पहले ही पढ़िए। अमोनियम सॉल्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉल्ट, सबसे ज्यादा, क्यों, होली के 2 दिनों में पता चला। तो अमोनियम सॉल्ट के साथ कोई एनायन भी तो लोगे ना, अमोनियम तो कैटायन है, कोई साथ में एनायन भी होगा, और वो एनायन तय करेगा कि इसे इस सॉल्ट को गर्म करने पे क्या होगा। तो या तो वो एनायन ऑक्सीडाइजिंग है या ऑक्सीडाइजिंग नहीं। तो दूसरा वाला केस पहले लेते हैं कि नहीं ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, या अगर है तो भी थोड़ा सा स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग है, ज्यादा पावर नहीं है। और अगर ऐसा है, अगर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है या स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग है, तो आप इसे गर्म करने पे अमोनिया बना दीजिए कि भाई मैंने बेस वाला काम किया, मैंने H+ लिया, गर्म किया, मैं H+ लौटाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तो गैस हूं, मैं तो जा रहा हूं, राइट। तो आपका बेस अलग और आपका एसिड अलग, और एसिड को गर्म करने पे तोड़ना है तो तोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला ही है सोडियम अमोनियम को कार्बोनेट लेते हैं, ऊपर भी कार्बोनेट ही पढ़ रहे थे ना। अब आप बताइए क्या इसका जो ये एसिड H2CO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड की लिस्ट में जगह बना पाया था? इस कार्बोनिक एसिड इन ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करता, गर्म किया अमोनिया अलग, और चाहो तो H2CO3 लिख दो, चाहो तो तोड़ के H2O प्लस CO2 लिख दो, हाँ या ना। रुक जाओ, फिर वहां लिख मिलेगा आपको अमोनियम का सल्फेट, ये वाला क्यों नहीं दिया ना, अमोनियम का क्लोराइड, इसका सब्लिमेशन हो जाता है। अमोनियम का फॉस्फेट, क्या फास्फोरिक एसिड, रुक जाओ आराम से बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या फास्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड है? नहीं। तो आप इसे सिंपली गर्म करके अमोनिया अलग लिख दो और H3PO4 अलग लिख दो। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं।
उन्होंने P25 लिख दिया, तो H3PO4 गर्म करोगे तो इसका एनहाइड्रेट बना सकते हैं ना, यस और नो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ही, ठीक है। फिर इन्होंने क्या लिया, अमोनियम का कार्बोनेट पर ले लिया ना अपन ने, फिर लिया सल्फेट। अब सल्फ्यूरिक एसिड यदि कंसेंट्रेटेड हो तो ऑक्सीडाइजिंग होता है, डाइल्यूट में नहीं होता। तो यहां पर कोई कंसेंट्रेटेड वाली बात को भी इग्नोर मार देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो कंसेंट्रेटेड होता है तो ऐसे तो ऑक्सीडाइजिंग होता है, अभी कौन सा कंसेंट्रेटेड है, इग्नोर करो, सिंपली अमोनिया अलग और SO3 अलग। ये H2SO4 लिखो या SO3 लिखो, क्या फर्क है, इन्होंने क्या लिखा, H2SO4 लिखो, H2O प्लस SO3 कोई बात नहीं, H2SO4 कोई फर्क नहीं, ये उड़ जाए। फिर पहला वाला कौन सा NH4O2 HPO4, तो ये भी क्या है तो ये भी फॉस्फोरिक एसिड का ही सॉल्ट, फॉस्फोरिक एसिड तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं है, तो आपने अमोनिया अलग कर दिया और वो एसिड अलग कर दिया, ऐसे क्यों लिखा, तो ये तो एक ही चीज है ना, आप H3PO4 लिखो या आप HPO3 लिखो एक पानी निकाल के, या P4 होटल लिखो, इनमें फर्क क्या है, ये तीनों तो एक ही बात है, यस और नो, ठीक है। तो यदि अमोनियम के साथ जो एनायन है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो तोड़ दो, यस और नो। एसिड और सॉल्ट किससे बना, एसिड और बेस से, एसिड अलग बेस अलग, बेस तो अमोनिया ही होगा, एसिड जो भी उसे अलग कर दो, उसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, H2SO4 लिखे या SO3 लिखे या ये लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ऑप्शन में एक ही होने वाला है, वो चिंता वाली बात नहीं होगी कभी भी, यही आ जाए बहुत बड़ी बात है, ओके, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ ये एनायन ऑक्सीडाइजिंग है, वो असली खेल तो वो वाला है, और उसके अंदर क्या होगा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अमोनिया का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो या तो बनेगा N2 या बनेगा N2, और ये सिर्फ बनता है अमोनियम नाइट्रेट वाले केस में, बाकी हर बार यही बनता है। और आप देखो क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, नाइट्राइट दोनों काम करता है, नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, ClO4- ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, IO3 ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, यस। और इन सब में आप देखो N2 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 एक में N2 हो, यस और नो, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखो ना, नाइट्रोजन जहां -3 में था इधर 0 में आ गया, इधर कहां चला गया, +1 में चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया, साथ में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हो जाऊंगा ऑक्सीडाइज, और यस और नो। लेकिन बड़ा घौच पौच हो रहा है मामला, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके तो हो सकता है, जो लोग पहले पढ़ चुके बोले हाँ ये तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है पहले भी, लेकिन सबको ये बहुत ढंग से आना चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाओगे। तो वापस सुनो, अमोनियम सॉल्ट को गर्म करें तो क्या होगा, कि आप ये देखो कि उस सॉल्ट में जो एनायन है वो कैसा है, बोले कैसा मतलब क्या चेक करें कि ऑक्सीडाइजिंग है या नहीं है, राइट। अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडाइज कर दो फिर नाइट्रोजन को, और नहीं है तो अमोनिया निकाल दो। अगर सिंपल है कि नहीं ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं है तो सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से, गर्म करो एसिड अलग बेस अलग, और अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो वो अलग होने के बाद ही पीछा नहीं छोड़ेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, N2, वर्ड्स बेस्ट। लेकिन अगर नाइट्रेट हो जाए तो वो और आगे चल जाता है, वो N2 नहीं उल्टा +1 में चला जाता है, N2O बन जाता है, यस और नो। इनमें जो पहली रिएक्शन है, पहली 3 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन 10 बार पूछ लिया 81 ने, इन तीनों को जोड़ दे तो पुराने पेपर में आप देखोगे 10 बार इनका जिक्र मिल जाएगा आपको, कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं बार बार बात भी करूंगा। अमोनियम डाइक्रोमेट गर्म करे तो बनता है Cr2O3 + N2 + ये, अमोनियम नाइट्राइट तो N2 + 2H2O, अमोनियम नाइट्रेट तो N2O + 2H2O। अमोनियम नाइट्रेट तो एक बड़ा खतरनाक एक्सप्लोसिव भी होता है, बड़ी धमाकेदार चीज है, राइट। ये देता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, एंड H2O, वो अमोनियम नाइट्राइट N2, ठीक है। एक न्यूट्रल गैस है N2, राइट, नॉन रिएक्टिव गैस है, और एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, समझ में आ रहा है।
बोले एक इनर्ट गैस है और एक बोले एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, दोनों फर्क है, शब्दों में फंसा देंगे आपको। यस, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? साथ में क्या है वो देखना है। अगर साथ में सिंपल एनायन है, कोई ऑक्सीडाइजिंग ताकत नहीं है, तो तोड़ो सॉल्ट को, तोड़ो बनाओ एसिड और बनाओ बेस, बेस अमोनिया। अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो करो ऑक्सीडाइज, फिर क्या करेंगे N2 बनाओ। हाँ, एक बार N2O बनाना, बोले कब? क्या अमोनियम नाइट्रेट है। यस और नो? पुराने पेपर जब आप देखोगे तो आप देखोगे इनऑर्गेनिक में कुछ ही चीजें जो रिपीट हो रही, कुछ ही चीजें, उन्हीं में से कुछ कुछ सवाल आते रहते हैं, और उनमें से कुछ चीजें जो पता नहीं कितनी बार पूछ रहे हैं और पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। तो जो भी है, हमें तो नंबर लाने, तो हमने थोड़ा रिसर्च करा, थोड़ी मेहनत करी, तो ये बातें छन के सामने आई कि भाई ये इनको पहले रटवा दो, राइट? सॉल्युबिलिटी गाइडलाइन भी रटवाई था, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का, लेकिन अपन ने रट लिया तो उसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, बहुत काम की थी वो लिस्ट पहले पढ़ाई, ताकि अब ये वाली चीज समझ में आ जाए। यस और नो? बहुत मेहनत करके प्रिपेयर करा है, और उसी से हमारे पाठशाला का रिजल्ट हर साल थोड़ा इंप्रूव होता है। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत जीनियस बच्चे, वो दूसरी बात है, ज्यादातर बच्चे जीनियस नहीं होते, तो वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। अब केमिस्ट्री में आपका 20 से 25% चीजें इनऑर्गेनिक पूरी 1/3 मान ले, बट उसमें कुछ कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, बट सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ा, पी ब्लॉक और ढंग से नहीं पढ़े, और ये सब पढ़ के ही पी ब्लॉक समझ में आएगा, तो फिर आपने 20-25% तो सिलेबस ही टच नहीं करा। और केमिस्ट्री जैसे रिलेटिवली स्कोरिंग सब्जेक्ट में अगर आपने ये नहीं करा, तो मैथ्स फिजिक्स में तो वैसे भी नंबर नहीं आते। हाँ, बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, उनकी बात अलग है। टॉप 100 में जो बच्चे हैं वो, या जो टॉप 10 में बच्चे आ रहे हैं, पर उनकी केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं। टॉप 100 वालों के केमिस्ट्री के नंबर थोड़े कम होते हैं, फिजिक्स में से ज्यादा ले आते हैं, ज्यादा दिमाग चलता है उनका। बट उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर हर जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं केमिस्ट्री में ही नंबर लाए बच्चे ज्यादातर। केमिस्ट्री का एवरेज, आईटी की रिपोर्ट आती है ना, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री का एवरेज फिजिक्स और मैथ्स के मिला लेना, उसके बराबर होता है। फिजिक्स का एवरेज है, एवरेज लाखों लोगों में 5 नंबर, मैथ्स का एवरेज है 6 नंबर, तो केमिस्ट्री का एवरेज 11 से ज्यादा होता है। और वहां पे अगर अपन नंबर नहीं ला पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ज्यादातर लोग नहीं ला पा रहे, क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ी नहीं, हम बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ रहे हैं। आई होप आप अमोनियम सॉल्ट्स की बात समझ पा रहे हैं। और ये पहले, मतलब वैसे तो 5 इंपॉर्टेंट है, बट पहले 3 भी रट्टा मार लो तो आप सेफ जोन में तो पहुंच चुके हो। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी तो 50 बार बताऊंगा, एक थोड़ा और सुन लो फिर बात खत्म करूंगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का रंग क्या होगा? सोचो, अमोनियम डाइक्रोमेट का रंग क्या होगा? है व्हाइट, तो लगाऊंगा। डाइक्रोमेट क्या कलर का होता है? देखो, अमोनियम नाइट्रेट व्हाइट होता है भाई, डाइक्रोमेट तो ऑरेंज होगा, ठीक है। अच्छा, Cr2O3 का रंग क्या? ग्रीन, ग्रीन लिख लो, ग्रीन। अब ये साइंस प्रोजेक्ट्स में ये एक पसंदीदा रिएक्शन है, वो वॉल्केनो बनाते हैं, याद आ रहा है? एक ऐसे पहाड़ जैसा कुछ बना दिया, उसके अंदर एक कंपाउंड रखते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो वो N2 निकल रही है, Cr2O3 में से सॉलिड है, बट वो धुएं के N2 के साथ थोड़ा उसका धुआं बाहर आता रहता है, तो हरा हरा धुआं बाहर निकल रहा होता है, राइट? तो ये वॉल्केनोज में, साइंस प्रोजेक्ट्स में इस रिएक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, याद रहेगी। अच्छा, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, इसका कोई रियल लाइफ में यूज नहीं है। हाँ, यदि लैब में थोड़ी सी शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए, ये नाइट्रोजन हवा में है बट शुद्ध नहीं है ना, शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए तो यही यूज करते हैं। तो लिखो, लैब में शुद्ध नाइट्रोजन के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं, थोड़ी सी मात्रा। बहुत ज्यादा चाहिए तो बाजार से सिलेंडर खरीद के लिया, और बाजार में मिलता है नाइट्रोजन का सिलेंडर, ठीक है। बोले ये क्या, अमोनियम नाइट्रेट वाली रिएक्शन? तो ये कोई धमाके, मतलब ये कंपाउंड धमाकेदार है, बट उस धमाके से इस रिएक्शन को लेना देना नहीं। हाँ, N2O जो है वो एक ऐसी, उसके बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हैं,
जैसे लाफिंग गैस है, जैसे कि न्यूट्रल ऑक्साइड है, यस। बट ये एक ऐसी गैस है जो कंबस्शन को, जलने को, कंबस्शन को सपोर्ट करती। ज्यादातर गैसेस नहीं करती ना, CO2 तो आग बुझा देती, राइट। कंबस्शन को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो N2O तो ऑक्सीजन नहीं है, बट N2O इज अ रेयर गैस जो ऑक्सीजन का भी काम कर देती है। मतलब ऑक्सीजन जैसे सपोर्ट करता है ना कंबस्शन को, इट सपोर्ट्स कंबस्शन एंड इट सपोर्ट्स कंबस्शन मोर देन एयर। हवा में ऑक्सीजन है, वो जितना सपोर्ट करेगी उससे ज्यादा ये करती है। तो N2 के बारे में लिखो, इट सपोर्ट्स कंबस्शन मोर देन एयर। मोर देन ऑक्सीजन नहीं बोल रहा हूं मैं, मोर देन एयर बोल रहा हूं। N2 is a rare gas which supports combustion and that too more than air. हवा में जितनी ऑक्सीजन है वो जितना सपोर्ट करेगी उससे ज्यादा ये सपोर्ट करती है। अब देखेंगे कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में, जैसे फास्ट एंड द फ्यूरियस, देखिए आप लोग। एंड एक ये तो कार्स पे थी ज्यादातर, फास्ट एंड फ्यूरियस में कार दिखाते रहते। एक मूवी आई थी जो बाइक्स पे जैसे बनाई थी, टॉर्क, देखिए आप लोग। टॉर्क कितने लोग देखिए? टॉर्क तो उसमें मतलब ऐसी जो बाइक्स और कार्स पे जैसे कोई मूवी बनाते हैं तो उसके अंदर ये N2O वाला जो कंसेप्ट है हमेशा दिखाते हैं। गाड़ी में नाइट्रो सिस्टम बोलते हैं, राइट। वो नाइट्रो सिस्टम यही है। N2O इज यूज्ड फॉर कंबस्शन इंस्टेड ऑफ एयर। भाई आपकी गाड़ी जो चलाते हैं आप, तो आप जब रेस देते हैं तो एक वायर वो इंजन से कनेक्टेड है, मैंने घुमाते हैं या कार चला रहे हैं पेडल दबाते हैं तो मोर पेट्रोल इज फेड टू द इंजन, मोर पेट्रोल। नाउ मोर पेट्रोल विल रिक्वायर मोर एयर, मोर ऑक्सीजन, वरना जलेगा ही, बिना जले एनर्जी थोड़ी आएगी। सो द मोमेंट यू प्रेस द पेडल, मोर पेट्रोल इज फेड इनटू द इंजन, इनटू द सिलेंडर्स, and now more oxygen is required. तो वहां पे एक सक्शन पंप लगा होता है, फिल्टर होता है, एयर फिल्टर, वो हवा खींचता है। हवा खींचेगा उसमें O2 आएगी, O2 से वो जलेगी। तो अगर पेट्रोल की सप्लाई बढ़ेगी तो एयर सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, राइट। अब आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल फिल्टर है, जो फ्यूल पंप है, जो एयर पंप है, वो किसी कैलकुलेशन के हिसाब से सेट किया हुआ है, राइट, कि पेट्रोल इतना बढ़े तो तू ऐसा कर लेना, राइट। अब आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी मिले, बहुत ज्यादा पेट्रोल जलाओ, बट बहुत ज्यादा पेट्रोल जलाने के लिए यू रिक्वायर बहुत सारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उतना सक ही नहीं हो पा रहा। वो जो पंप है वो काम ही नहीं कर पाता उतना। या तो पंप चेंज करो, कई लोग करते हैं कि आई वांट मोर पावर इन माय बाइक या कार, तो वो जो एयर सक्शन वाला पंप होता है, एयर फिल्टर, उसी में पंप लगा होता है, उसे चेंज कर देते। तो इफ यू सक मोर एयर, और जो पेट्रोल की सप्लाई है उसको भी थोड़ा चेंज कर दो, तो ज्यादा पेट्रोल आएगा, ज्यादा एयर आएगी, ज्यादा जलेगा, तो वही गाड़ी ज्यादा पावर जनरेट कर देगी, वही इंजन ज्यादा पावर जनरेट कर देगा, माइलेज कम हो जाएगी, बट पावर बढ़ जाता है। लोग करवाते हैं ऐसा, राइट। बट इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो है नाइट्रो सिस्टम। उसमें क्या करते हैं कि पेट्रोल सप्लाई बढ़ाई इधर से एयर सप्लाई के बजाय नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O की सप्लाई कर दो, और उससे क्या होगा कि एयर में 20% ऑक्सीजन होता है ना, यहां से आपको 33% ऑक्सीजन मिलेगा। तो 20% और 33% में तो बहुत फर्क होता है ना। आप में से कई लोग जेब में 20% नंबर आए होंगे, आप यहाँ बैठे हो, 33% अगर आए होते तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते। तो 20 और 33 बहुत फर्क है ना। ट्वाइस ऑफ N2O ये गर्म करने पड़े आराम से टूट जाता है, तो ट्वाइस N2 प्लस O2, फिर 33% O2 हुआ कि नहीं हुआ। तो इंस्टेड ऑफ एयर सप्लाई यू सप्लाई N2O। वो जो पंप है वो एयर के बजाय N2O सक करता है,
और इंजन में जाके इंजन गर्म होता है तो वैसे ही ये टूट जाता है। तो नाउ वी गेट मोर ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन 20 से 33% हो गया, बहुत बढ़ गया, 50% से ज्यादा बढ़ चुका है, तो एयर सप्लाई भी आप 50% ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो पावर भी ज्यादा जनरेट होगा। तो गाड़ी में वो ये दिखाते हैं बाइक्स में, जो मूवीज में, कि जैसे वो बटन दबाते हैं नाइट्रो वाला, एकदम से गाड़ी में पावर आ जाता है। क्यों? बिकॉज द मोर पेट्रोल कैन बर्न, सो मोर एनर्जी विल बी रिलीज। यस और नो? तो अगर कभी ऐसा कोई शब्द आए कि दिस गैस सपोर्ट्स कंबस्शन, ऑक्सीजन होगी। बोले नहीं इट इज नॉट ऑक्सीजन, तो N2 होगी। अगर बोले दिस गैस सपोर्ट्स कंबस्शन, तो O2 होगी। अगर O2 नहीं है तो फिर N2। और अगर उन्हें N2 की तरफ इशारा खींचना है तो वो बोलेंगे दिस गैस सपोर्ट्स कंबस्शन मोर देन एयर। मोर देन ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। इट सपोर्ट्स कंबस्शन मोर देन एयर। अब जिसने पढ़ रखा है उसी को क्लिक होने वाला है, जिससे अभी तक नहीं पढ़ा था तो तुम कौन सा सोच लोगे, हाँ N2 देख के मैं तो सोच लूंगा। जिसे पढ़ रखा है उसको देखते क्लिक हो जाएगा, हाँ ये N2 की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? ऑप्शन दे देंगे N2O, NO, NO2, कुछ भी नहीं पढ़ रखा, सोचने का तो स्कोप ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इफ यू नो इट, यू नो इट। इफ यू डोंट नो इट, यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट। गॉट इट? तो N2 को कहाँ काम आता है? नाइट्रो बूस्ट, जो भी उसका नाम दे देते हैं। तो अगर बोले कि इट कम सपोर्ट्स कंबस्शन मोर देन एयर, पक्का N2 की बातें होगी। तो हम N2 के बारे में अभी N2 पढ़ेंगे हम विधिवत किसी दिन, बट उससे पहले उसकी 90% बातें हम पढ़ चुके हैं और बार बार। तो N2 के बारे में इतना जान चुके हैं कि अगर वो कोई भी हिंट देंगे तो हिंट हम पकड़ लेंगे और उस हिंट से हमारा सवाल हो जाएगा। एक चीज पकड़ में आ जाएगी तो फिर दूसरी तीसरी हम फिगर आउट कर पाएंगे, और बाकी बातें भी तो पढ़ेंगे, थोड़ी कि N2 ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में देखते ही बाय द टाइम यू स्टार्ट रीडिंग द सेकंड लाइन, यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया, ऐसा ऐसा कुछ बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन कुछ होंगे, ये आंसर नहीं हो सकता, ये यही वाला आंसर। उसके लिए मेहनत कर, मैंने भी बहुत मेहनत करी इसके लिए। ठीक है? तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमोनियम सॉल्ट समझ में आया? या तो एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग में अमोनिया बना दो, ऑक्सीडाइजिंग में N2, हाँ अमोनियम नाइट्रेट में N2। गॉट इट? ठीक, और बात करेंगे अगली क्लास में। सिस्टम आएगा 33% वाली रिएक्शन, तो फिर डाउट है तो आ जाओ। Gracias.